So before we start the video, I would request all those people who are here for the first time to subscribe to Quantai Note and be updated with new questions. And also don't forget to share this with your friends. सो हेलो गाइस। आज की जो प्रॉब्लम है काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। ये यूनिक पास प्रॉब्लम है, लीड कोड का 62 क्वेश्चन है ये। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें बेसिकली क्या गिवन है, बेसिकली इसके अंदर हमें एक एम क्रॉस एन की एक मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। और हम इस सेल पर है, हमें सेल पोजीशन दे रखी है 0,0 पे, और हमें जाना है इस सेल की पोजीशन पे जो कि है m-1, n-1 अगर 0 बेस इंडेक्सिंग है तो हमें सॉल्व करके देना है ये क्वेश्चन को। सो वी नीड टू गो फ्रॉम हेयर टू हेयर, ओके। सो वी कैन जस्ट the first thing that comes to our mind is that just take a brute force approach, है ना। we can just go like हम यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, यहाँ। लेकिन हमें क्वेश्चन में एक चीज़ और दे रखी है, हम लोग या तो सिर्फ अप जा सकते हैं या फिर हम लोग या तो सिर्फ राइट जा सकते हैं या फिर हम लोग सिर्फ डाउन जा सकते हैं। जैसे ये दो पोजीशंस है, या तो हम लोग राइट की तरफ जा सकते हैं या फिर हम लोग डाउन जा सकते हैं। इसके अंदर फिर हमें क्या करना चाहिए कि हम जैसे राइट जाते हैं तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे। फिर इसके बाद मेरे पास वापस से दो ऑप्शन होते हैं, मैं या तो राइट जाऊँगा या तो डाउन जाऊँगा। मैं वापस से अगर राइट जाता हूँ तो मैं यहाँ चला जाऊँगा, और इसके बाद मेरे पास फिर से दो ऑप्शन है, या तो मैं राइट जाऊँगा या तो मैं डाउन जाऊँगा। बट यहाँ पे मेरे पास राइट का ऑप्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि जैसे इसके बाद वाले जो राइट वाली जो सेल ब्लॉक है वो वैलिड ब्लॉक नहीं है, हमें इस मैट्रिक्स के अंदर ही रहना है। तो हम यहाँ से डाउन जा सकते हैं, हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है। इसके बाद हमारे पास फिर से एक ही पॉसिबिलिटी है कि हम डाउन जा सकते हैं, हम राइट नहीं जा सकते। तो हम यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे, और हम अब लास्ट में जहाँ पे पहुँचे हैं वो पोजीशन है जहाँ पे हम चाहते थे पहुँचना, यानी कि लास्ट ब्लॉक ऑफ द कॉर्नर राइट, यू कैन से दैट राइट बॉटम जो है वो सेल है ये, और हमें टॉप लेफ्ट वाले सेल से जाना है राइट बॉटम सेल तक। इसके बाद अगर हमने यहाँ पे मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे जाने की बजाय अगर हम यहाँ पे गए होते तो फिर हमारे पास ऑप्शन वापस से दो होते कि हम या तो राइट जाएं या तो डाउन जाएं। तो हम या तो राइट जा सकते थे या फिर हम डाउन जा सकते थे। अगर हम राइट जाते थे यहाँ से, अगर हम यहाँ से राइट जाते हैं तो फिर से हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम राइट जा सकते हैं या फिर हम लोग डाउन जा सकते हैं। तो हम या तो हम लोग यहाँ पे राइट जा सकते हैं या फिर हम यहाँ से डाउन जा सकते हैं। अब अगर हम यहाँ से राइट जाते तो हम यहाँ पे पहुँचते, और यहाँ पे फिर पहुँचने के बाद हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी होती कि हमें नीचे जाना है। बट इफ वी आर एट दिस, so we are also have an option that we can go here, and if we go here then we have only one option valid, that is to go right, because we cannot go down as it is not a valid block. So we will go right, and hence we will again reach the same cell that we want to reach. So there can be multiple ways to reach from this cell, top left cell, or to the bottom right cell. हमें इस क्वेश्चन में बेसिकली यही बताने हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज वी कैन रीच फ्रॉम देयर टू देयर। इसमें सबसे पहले इंट्यूशन यही आती है कि वी कैन यूज रिकर्जन। व्हाई? बिकॉज वी नीड टू फाइंड ऑल द वेज दैट वी कैन रीच टू दैट सेट, है ना। हमें चाहिए कि हम कितने सारे वेज है जिससे हम लोग इसमें पहुंच सकते हैं। तो इसके अंदर हम ये क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले रिकर्जन लिखने के हमारे पास 3 स्टेप्स थे। 3 स्टेप्स कौन कौन से थे रिकर्जन लिखने के? 3 स्टेप्स थे हमारे पास। सबसे पहले हमें इंडेक्स सिलेक्ट करना होता है। वो इंडेक्स सिलेक्ट करने के बाद हमें उस पर क्या करना होता है, हमें इंडेक्स सेलेक्ट करने के बाद उस पर सारे स्टफ करने होते हैं हमें, यानी कि जो जो चीज़ें हम उस पर कर सकते हैं वो करना होता है। और लास्ट में हमें रिटर्न करना होता है। रिटर्न करते हैं हम लोग मिन या फिर मैक्स जो भी वैल्यू होती है, तो हम रिटर्न करते हैं मिन या फिर मैक्स या फिर सम, ऐसी जो भी वैल्यूज होती है वो हम यहाँ पे रिटर्न करते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले अगर हम रिकर्जन ट्री सोचे तो हम रिकर्जन ट्री आप देखोगे तो मान लो कि आप 0,0 ब्लॉक पर हो, तो आप 0,0 ब्लॉक पर हो तो इसके बाद आप कहाँ जा सकते हो, या तो आप इस पे जा सकते हो 0,1 पे, या फिर आप जा सकते हो 1,0। दो ही ऑप्शन आपके पास। तो आप 0,0 से 0,1 जा सकते हो, या फिर आप 1,0 जा सकते हो।
अब आप 0,1 पर हो, अगर आप 0,1 पर हो तो आपके पास स्टिल दो ऑप्शन है, या तो आप 0,2 पे जा सकते हो या फिर आप 1,1 पे जा सकते हो। ठीक है, सो 0,1 पर हो अगर आप, तो आपके पास वापस से दो ऑप्शन है, या तो आप 0,2 पे जा सकते हो या फिर आप 1,1 पे जा सकते हो। ठीक है, सो ये दो ऑप्शन है हमारे पास। उसके बाद हम लोग अगर 1,1 पर है, 1,1 पर है, तो हमारे पास स्टिल वापस से दो ऑप्शन है, या तो हम राइट जा सकते हैं यानी कि 1,2 पे, या फिर हम लोग जा सकते हैं 2,1 पे। तो अगर हम 1,1 पे, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम लोग राइट जा सकते हैं, राइट हो जाएंगे तो 1,2 हो जाएगा। अगर हम इफ वी गो टू डाउन, देन वी विल रीच दिस सेल ब्लॉक। And if we are at 0,2, 0,2 is this index. So if we are at 0,2, we only have one possibility, and that is to go down. So we will reach 1,2. From here we can only reach 1,2. Okay. So yeah, and then उसके बाद हम लोग अगर 1,0 पे हैं, लेट से कि हम अगर इसमें 1,2 पर है, 1,2 इज दिस पोजीशन, तो यहाँ से हमारे पास एक ही ऑप्शन है डाउन जाने का। तो डाउन जाने का ऑप्शन, तो 1,2 से नीचे जाएंगे तो हम लोग 2,2 पे रीच कर जाएंगे। और जैसे कि ये 3x3 का एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे m और n 3 है, तो m-1 2 और n-1 2, सो हमें 2,2 तक पहुंचना है जस्ट टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। सो हम 1,2 से 2,2 ही जा सकते हैं। और 2,1 है, अगर हम लोग यहाँ पर है, तो अगेन वी हैव ओनली वन ऑप्शन, व्हाट इज इट इज टू गो राइट। सो वी विल रीच फ्रॉम हियर 2,2. 2,2 will be the answer here. And if we are at 1,0, अगर हम इस पर हैं, if we are at 1,0, so we have again two option, to go to 1,1 or to go to 1,1 or to go to 1,2,0. So we have 2,0. And if we are at 1,1, then we have how many options? If we are at 1,1, then again we have two options, to go right or to go down. So if we are at 1,1, we can go right. If we go right, we will reach 1,2 index. And if we are at 1,1, then we can go down, so we will reach 2,1 index. And if we are at 2,0, then we have only one option, to go right. So we will go right, we will reach 2,1, and at 2,1 again we have only one option to reach to go right, then we can go 2,2, and also from 2,1 you can go to 2,2. From 1,2 1,2 is here, so 1,2 you can go only down, you will go down and you will reach 2,2. So let's count the number of ways. We didn't go from here, 1,2. If we are at 1,2, then we can go to one more index, 2,2, by going down. So now count the number of ways. If we go from this to this, then we reach 2,2. If we go from here to here, then we reach 2,2, है ना? And if we go from here to here, then we also reach 2,2. If we go from here to here, then we reach also 2,2. But there, by this recursion, you can always find the number of solutions. But the problem is, at every point we have approximately two options, because there can be some cells that we have only one option at that either to go right or either to go down. But the thing is, it is not feasible. Why? Because its time complexity is going to be 2 to power n approximately. Why? Because at every point we have two options. So at every cell we have two options, and this n is you can just say not n, it will be n plus m.
because these are the total number of n, I'm sorry, n into m, not n plus m, n into m. Why? Because these are the total number of cells that we have. If a 3 cross 3 matrix is there, then we have 9 cells in there. So there can be 9 cells, and there will be 2 to power 9 possibility every for the whole condition when we find it. Because जब हम एक सेल पर है तो हमारे पास दो ऑप्शन है, नेक्स्ट सेल पे हमारे पास दो ऑप्शन है. सो अप्रोक्सीमेटली इसके है. तो ये बहुत ही you can say that it is a horrible time complexity, you know, and the space complexity will go of auxiliary, you know, because recursion always takes some auxiliary space because it is storing. And you can also see that there is redundancy case, redundancy, or you can say that we are computing the pre-computed values again and again, like this. From 1 comma 2 we go to 2 comma 2, 1 comma 2 again 2 comma 2, 1 comma 2 2 comma 2, है ना, and 2 comma 1 2 comma 2, 2 comma 1 2 comma 2, 2 comma 1 2 comma 2. So we are going again and again from the same path, or we are calculating, we are going one level down again and again. So we can correct it, we can correct it by the use of a DP. We can use a DP array to store all the pre-computed values, and whenever we come across a value that is not initially, you know that in the DP array we put initially all the values to -1. So if we come across an element and where we see that we have stored this value that it is not equal to -1, then it means that we have computed it before. So we will just use that value, and it will be very much feasible, and it will be a good solution to start with. So it will be 100% sure a better solution from this. So in recursion we did this. So in DP we only need to go a further level, or the further level is just to make a DP array. So we will just make an DP array, or you can say that DP array will be of size 2, because it will not be a DP array like simple, it will be a 2D array, because we need to store the index I and j both, because at every cell we have to, if we need to identify any cell, we need to have its I and j coordinates. So we will need a 2D array here. So okay, so let's do this. We can have a 2D array like this. It will store all the elements, values corresponding to them. So okay, so what is the first thing that we should look upon? सबसे पहले हमें डीपी में ये सोचना चाहिए कि हमें डीपी में सबसे पहले हमें इंडेक्स, हमें सबसे पहले बेस केस सोचना पड़ेगा. सो बेस केस विल बी that if we reach the cell that we desire to reach, that is the m-1 or n-1 cell, then we just return 1, because we are counting the number of ways, so we do not need to return every time we go to an index. But if we reach the last index, if we reach, अगर हम यहाँ पे अगर हम इस वाले इंडेक्स पे पहुंच जाते हैं, so we simply can say that we have find a way to come to here, so just add 1 to our solution, and then we backtrack, and then we proceed to find other ways that we can find to reach this position. And if we find again, then we will just add 1 plus more to the solution. So this looks promising. So yes, so we can do this. We can just make a 2D array. And one thing I would like to tell you that there can be two approaches for doing the memoization approach or the DP array approach. That is bottom up approach or top down approach. Top down approach says that if we go from top left corner to the bottom right corner, then if my I is equal to m-1 and my j is equal to n-1, then return 1. But bottom approach says that you start from the destination index and you go to the source index.
It is same as the Pacific Atlantic water flow question, in which we do not go from source to destination, but we go from destination to source, because it makes the question much more easier. Because if you can reach from destination to the source, then it means that vice versa is also true. So yeah, so if we use bottom up approach, then your base case is easy, that if your I is equal to 0 and j is equal to also is equal to 0, then just return 1. And if your I or j is less than 0, then you can just backtrack or return 0, you know. Or if we find that dp of value is equal is we have pre-computed that value, then we can also say that, well, we can also use that value in the upcoming array. So I will be here using bottom up approach. I will go from here to here. Okay, I will go from here to here. And if I am going from bottom to up, then my conditions also change. Because अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं, so we have key that we can go to right or we can go down. But if we are going from bottom to top, then we have another two options that are, we can go up or we can go left, है ना. If we go up or if we go left, then we can just say that we are going towards the source. So we can just say that we will have a up function, and we can call a down function also, not down also, it will be left, you know. And the answer will be the sum of this up and left, because up will find the number of ways we can go from up, you know, and the left will find the number of cases we can go from left, and combining them both will give the answer to us, that how many total ways there are. Okay. And also one thing we need to discuss is, what does dp of I or j represent, because we will be using dp of I and j. So we need to know that what it is storing, है ना. So it is storing the number of ways to reach ith and jth index. If we say that dp of 1 comma 1, so it means that the value that will be stored at dp of 1 comma 1 will tell us that how many ways there are to come to 1 comma 1. Okay. So memorization approach will be easy, and its time complexity will be O of m into n, because we will reach all the elements, you know. But it will be very much fine than this time complexity, you know. And the space complexity will be O of m into n plus O of m into n. Now you may say that what is this? So this is the array space that we are storing in the dp array, है ना. O of m into n, total elements इतने store हो रहे हैं. But what is this? This is the auxiliary space. This is the auxiliary space. Why? Because we are computing the values, but at the same time we are also storing them, because when we are saying this int up, so we are recursively calling the function in which it is, you know. Just say that your function is int solve, you know. And inside this you are saying that to go up, just go I minus 1, because and the j will remain same because you are going up, है ना. And for left, you not so I minus 1, it should be j minus 1. So I comma j minus 1, and in left you have to say that it is solved. It is solved. You are going I minus 1 and j will remain the same. So you are recursively calling the function in which you are. So that will have some auxiliary space in it, and that can be shown by this. So we know that we can optimize this solution, and we can definitely optimize this solution by using tabulation, because in tabulation we will try to eliminate this auxiliary space. So let's proceed to the solution of tabulation. So in tabulation, you know that we do not need a DP array, but in this case we will need a DP array,
because we cannot eliminate this, but we can eliminate this. These both are different. Okay, ये दोनों अलग है, क्योंकि ये वाला जो है ये डीपी एरे का साइज है और ये वाला जो है ये ऑक्सिलरी स्पेस का है। अब क्योंकि यहाँ पे ऑक्सिलरी स्पेस बहुत ज़्यादा हो रही है, इसीलिए हमें इसको करना पड़ रहा है एलिमिनेट। वरना हम जब टेबुलेशन में जाते थे तो वहाँ पर ऑक्सिलरी स्पेस उतनी बड़ी होती नहीं थी, तो वी वर जस्ट फाइन और वी वर जस्ट ऑप्टिमाइजिंग द डीपी एरे पार्ट which were taking the space. But here we need to optimize this auxiliary space because it is taking a much space. Overall it is 2 times big of m cross n, but still it is taking some space, so we can optimize it. We can optimize it by how? We can have a DP array. We will surely have a DP array, and it will again signify the same value, that is to reach the ith and jth index. We will, in tabulation you know that we run 2 for loops. Okay, so we will run 2 for loops. One will start from I and another will start from j. This will go from I to m and this will go from j to n. I will 0, j is also 0 initially, and if at condition we find that dp of I comma j is not equal to -1, or you can just say that if I is equal to 0, if we reach the value that if we reach the destination, then we can say that we have found a dp, we have found a way to reach that. So we can just say that dp of I comma j is equal to 1, है ना, and we can continue. And you can say dp of I j is equal to 1. So जब ये I 0 हुआ, ये j 0 हुआ, ये 0 है, तो हम उस इंडेक्स पे पहुंच गए, तो ये 1 के वैल्यू की हमने उसके अंदर स्टोर कर दी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर ऐसा नहीं है तो हम अप जाने की कोशिश करेंगे। ये जो अप होगा स्टार्टिंग में 0 होगा और ये जो लेफ्ट होगा ये भी स्टार्टिंग में 0 होगा। अगर हमारा जो I है वो ग्रेटर देन 0 है तो हमारा जो अप हो जाएगा वो हो जाएगा अप प्लस हम लोग क्या कहेंगे dp ऑफ I -1, यानी कि एक पोजीशन पीछे चले जाओगा और उसकी वैल्यू चेक करो। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप j को देखोगे, अगर j ऐसा है तो आप लेफ्ट को लेफ्ट प्लस dp ऑफ I कॉमा j -1 करके देखो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको लास्ट में dp के अंदर स्टोर करनी है इस वैल्यू को। तो dp ऑफ I कॉमा j क्या हो जाएगा, अप प्लस लेफ्ट। ये अब जो है ये नंबर ऑफ वेज देगा कि अब जाने के लेफ्ट देगा उसके, और dp ऑफ I j स्टोर कर लेगा कि इसमें कितनी वैल्यू स्टोर, मतलब कितने नंबर ऑफ वेज है जो ये स्टोर कर लेगा उसके अंदर। और लास्ट में होगा क्या कि आप ये सम करते करते हम जो टेबुलेशन है वो तो हमारी टॉप टू डाउन होगी, साफ सी बात है, क्योंकि हम I 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में जब I 0 होगा j 0 होगा तो dp ऑफ I और j को 1 कर देना है और हमें नेक्स्ट इंडेक्स पे जाना है। नेक्स्ट इंडेक्स पे जाती I हमारा 0 नहीं होगा, j 0 नहीं होगा, दोनों साथ में नहीं होंगे आई मीन। सो उस केस में हम लोग अप और लेफ्ट जाने की कोशिश करेंगे, और उसमें होगा क्या कि अप और लेफ्ट जाने की कोशिश करेंगे, और अब इसमें राइट और उसके अंदर था डाउन, है ना। सो तो ये टॉप डाउन अप्रोच तो नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे अप और लेफ्ट यूज कर रखा है। सो क्योंकि हमने यहाँ पे अप और लेफ्ट यूज कर रखा है तो हम यहाँ पे हमने बॉटम अप अप्रोच कर रखी है। और बॉटम टॉप अप्रोच में यही होता है कि जो वैल्यू है वो स्टोर होगी आपकी डीपी ऑफ उसके अंदर, जो आपका इंडेक्स जहाँ पे आप रीच करना चाह रहे थे पहले। क्योंकि हम ऐसे जा रहे हैं ना, हम यहाँ से ऐसे और ऐसे करते हुए यहाँ जा रहे हैं। सो हम लोग जब जब जा रहे हैं और जब जब हमें यहाँ पे आके 0 हो जा रही है वैल्यू, तब तक हम उस इंडेक्स पे वो वैल्यू को 1 कर देते हैं। ठीक है, और ऐसे ही हम सम करते जा रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ वेज इसके अंदर अपने आप स्टोर होते जा रहे हैं। ठीक है, सो ये जो है हमारा, इसको हमें लास्ट में रिटर्न करना है या दोनों फॉर लूप के बाद, क्योंकि इसके अंदर वो वैल्यू स्टोर होगी कि नंबर ऑफ वेज टू रीच m-1 एंड n-1। ओके, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, आप सारे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स कर रहे हो, सो इट विल बी O ऑफ m इंटू n, आप m जा रहे हो और n जा रहे हो,
और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होगी O ऑफ M इंटू एन, और ये होगी सिर्फ डीपी एरे की, बाकी कोई नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने ऑक्सिलरी स्पेस को एलिमिनेट कर दिया है, और ये हमारा स्पेस ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है, टेबुलेशन अप्रोच भी आप इसको कह सकते हैं। सो या सो नाउ हम लोग इसके कोडिंग वाले पार्ट पे जा सकते हैं। So now we can proceed with the coding part here. So we are given here MNN. So first we will do the memoization approach, then we will do the tabulation approach. So for memoization we need to define an array, and we know it will be a 2D array. So it will be DP, and we can just say n m comma vector int, and size will be n comma -1. Initially everyone will be -1 value, and we can return simply the function. You can just say solve, and we will see what are its parameters, and after that we need to make a function here, helper function int I. It will have int j, the both indexes, and the dp array, reference, and what is the base case? The base case, if we see that I is 0 and j is 0, then it means that we have reached the destination. So, or you can just say we have reached the source. So if I is less than 0 or not, and if I is less than 0 or j is less than 0, we can simply say just return 0. And after that we need to say that if dp of I and dp of j is not equal to -1, that is we have computed its value, we can just return that computed value. We do not need to compute its value again, and we will require up and left function. Up and left, up will go I -1, yep, j and a dp. Again int left, we can go left, so left will go it will stay I as I, j -1 and dp. Okay, so and after that we would just require the dp of I. We will just hit it, and it will be the sum of both, that is total number of ways we need to find. So we can just return solve, and initially solve, we will go from m. I will be m -1 comma n -1, and we will require to give the dp array. Okay, I think this should run fine. Let's see. Yep, it is running fine. Let's submit it. Perfect. So it is also submitting. So yeah, it is running fine, but you can see that we are not good with the memory part here. So we will do what now? We will do the tabulation approach. So with tabulation, you know that we just need to define this function array. Okay, and I would say that we would need to make a helper function again here. We'll have int I, you can say int m, int j, int m, int n, and the vector itself. And we will run a for loop here, and I will be from 0 to m, and j will run also from 0 to n. They will also be implemented, and if we see that I is 0 and j is 0, that is we are at the starting index, then we can simply put the values as
1 and uh, continue. If that is not the case, then we will declare two variables, int up and int left. So int left, and if our I is greater than 0, then we would say that our up is dp of I minus 1 comma j, and if our j is greater than 0, then left will be dp of I comma j minus 1. Right. And at last we will store the result as up plus left, and yep, after this for loop we will just return dp of m minus 1 and n minus 1. And initially we can say that we are starting, so yep, let's submit it. M comma n. Yep, fine, submitted, and yep, now you can see that our memory is quite good before, from before. So yeah, that is the solution.